India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गुमा। कोर्ट राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डालें एक नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्पीकर से फिलहाल अयोग्यता मामले पर कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। कहा, पीठ के गठन की आवश्यकता होगी और सूचीबद्ध होने में लगेगा कुछ और समय। अवमानना मामले में विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। सुनाई 4 महीने की सजा, लगाया 2000 रुपए का जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने की 2027 में रिहा करने की अबू सलेम की याचिका खारिज। अब 2030 में रिहा होगा सलेम। कोर्ट ने कहा, पुर्तगाल को दिए राजनयिक आश्वासन का होगा सम्मान। कुल 25 साल से ज्यादा जेल में नहीं रखा जाएगा सलेम। तीसरे विवादास्पद ट्वीट मामले में लखीमपुर खीरी की स्थानीय अदालत ने मोहम्मद जुबैर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस ने 3 नई धारा जोड़ी। बेल पर 13 जुलाई को है सुनवाई। India Legal presents Courts Roundup. महाराष्ट्र के सियासी संकट पर 21 दिन बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। विधायकों की अयोग्यता को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा कि फिलहाल विधानसभा स्पीकर इस पर फैसला नहीं ले। अदालत का फैसला आने तक ये कार्रवाई रुकी रहेगी। कोर्ट मामले की तुरंत सुनवाई नहीं कर सकती है, इसके लिए बेंच गठित की जाएगी। कोर्ट ने राज्यपाल की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल से कहा कि नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्ष तक ये सूचना पहुंचा दी जाए। महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर से राज्य में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच शिवसेना के सदस्यों के खिलाफ शुरू की गई अयोग्यता की कार्रवाई पर रोक लगाने को कहा है। कोर्ट ने स्पीकर से कहा कि वो विधानसभा के 53 शिवसेना सदस्यों को जारी किए गए नए अयोग्यता नोटिस पर कोई कार्रवाई न करे। उद्धव ठाकरे खेमे के सुनील प्रभु की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना के समक्ष मामले का उल्लेख किए जाने के बाद ये कहा था। प्रभु शिवसेना के मुख्य सचेतक हैं। सिब्बल ने कहा, अयोग्यता याचिका कल अध्यक्ष के समक्ष सूचीबद्ध की जाती है। मामले का फैसला होने तक अयोग्यता न हो। सीजेआई ने महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, कृपया विधानसभा अध्यक्ष को सूचित करें कि जब तक याचिका पर फैसला नहीं हो जाता तब तक कोई निर्णय न लें। सीजेआई ने कहा, इस मामले में बेंच के गठन की आवश्यकता होगी और सूचीबद्ध होने में कुछ समय लगेगा। कल नहीं, लेकिन स्पीकर को सूचित करें कि हमने क्या कहा। पहली 2 रिट याचिकाएं शिवसेना के अपराधी विधायकों द्वारा दायर याचिकाओं से संबंधित है, जिसमें सुनील प्रभु द्वारा दायर अयोग्यता याचिकाओं पर महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष द्वारा शुरू की गई अयोग्यता कार्रवाई को चुनौती दी गई है। प्रभु द्वारा दायर तीसरी रिट याचिका में महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा फ्लोर टेस्ट कराने के लिए विधानसभा को अवैध रूप से बुलाए जाने को चुनौती दी गई है। चौथा, प्रभु द्वारा दायर एक याचिका है जिसमें नवनियुक्त अध्यक्ष के अजय चौधरी और सुनील प्रभु को शिवसेना विधायक दल के मुख्य सचेतक के साथ साथ नेता के पदों से हटाने के अवैध आदेश को चुनौती दी गई है। घटनाक्रम की शुरुआत में बागी विधायकों ने अयोग्यता नोटिस के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने 27 जून को शिंदे और उनके बागी विधायकों के समूह को 12 जुलाई तक डिप्टी स्पीकर द्वारा भेजे गए अयोग्यता नोटिस पर जवाब दाखिल करने के लिए समय बढ़ाकर अंतरिम राहत दी। इसके बाद कोर्ट ने 29 जून को राज्यपाल द्वारा बुलाए गए फ्लोर टेस्ट को भी हरी झंडी दी है।
इसके कारण उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली नई सरकार ने शपथ ली। इसके बाद विधानसभा द्वारा नए अध्यक्ष को चुन लिया गया और उन्होंने शिवसेना के 55 में से 53 विधायकों को अयोग्यता नोटिस भेजा था। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना से जुड़े मामले में विजय माल्या को 4 महीने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने माल्या पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना ना चुकाने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा होगी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने विजय माल्या से विदेश में ट्रांसफर किए गए $4 करोड़ 4 हफ्ते में चुकाने के लिए कहा है। ऐसा ना करने पर माल्या की संपत्तियों की कुर्की की जाएगी। साथ ही अफसर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे। शराब कारोबारी के खिलाफ अवमानना का मामला किंगफिशर एयरलाइन से जुड़े 9000 करोड़ से अधिक के बैंक ऋण चूक के संबंध में था। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना से जुड़े मामले में विजय माल्या पर सख्ती दिखाई है। अदालत ने विजय माल्या को 4 महीने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में विजय माल्या को 2000 रुपए का जुर्माना चुकाने का भी आदेश दिया। साथ ही ये भी कहा है कि अगर जुर्माना नहीं चुकाया गया तो 2 महीने की अतिरिक्त सजा होगी। इसके अलावा सख्त रूप से विजय माल्या को ये आदेश दिए गए हैं कि विदेश में ट्रांसफर किए $4 करोड़ 4 हफ्ते में चुकाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया। इसमें जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया शामिल रहे। माल्या ने न सिर्फ विदेशी खातों में पैसे ट्रांसफर करने को लेकर कोर्ट को गलत जानकारी दी, बल्कि पिछले 5 साल से कोर्ट में पेश न होकर लगातार कोर्ट की अवमानना भी की। माल्या को साल 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अवमानना का दोषी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी को सुनवाई टालते हुए माल्या को पक्ष रखने का अंतिम मौका दिया था। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि अगर अगली सुनवाई में दोषी पेश नहीं होता या अपने वकील के जरिए पक्ष नहीं रखता तो सजा को लेकर कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी। शीर्ष अदालत ने माल्या को अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को $4 करोड़ हस्तांतरित करने के लिए अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था। कोर्ट ने 2017 में भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ऑफ क्रेडिटर्स या COC द्वारा दायर एक याचिका में अपने आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करने के लिए माल्या को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था। माल्या पर आरोप है कि उसने अपनी संपत्ति के बारे में स्पष्ट खुलासे करने के अलावा अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हुए अन्य व्यक्तियों के खातों में धन हस्तांतरित किया है। माल्या को संपत्ति का सही ब्यौरा न देने के लिए 2017 में अदालत के आदेशों की अवहेलना का दोषी माना गया था। कोर्ट के इस फैसले पर माल्या की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को अपने खिलाफ अवमानना मामले में व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से पेश होने के लिए 2 सप्ताह का अंतिम अवसर दिया था। कोर्ट ने 10 मार्च को माल्या की सजा पर फैसला सुरक्षित रखा था। माल्या कुछ कानूनी दावपेच अपनाकर यूनाइटेड किंगडम में डेरा जमाए बैठे हैं। उसने वहां कोई गुप्त कानूनी प्रक्रिया शुरू कर ली है। जानकारी के मुताबिक यूके की सरकार ने न तो इस प्रक्रिया में भारत सरकार को पक्ष बनाया है और न ही उसकी जानकारी साझा की है। इस कारण माल्या को अब तक भारत नहीं लाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। 1993 बॉम्बे बम धमाकों के दोषी अबू सलेम अब 2030 में जेल से रिहा होगा। सलेम ने कोर्ट से 2027 में ही रिहाई की मांग की थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया और 2030 को जेल से रिहा करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि उम्र कैद का फैसला देने वाली कोर्ट प्रत्यर्पण के समय सरकार की तरफ से किसी दूसरे देश को किए वादे से बंधी नहीं होती है। इसके अलावा कोर्ट ने अबू सलेम की पुर्तगाल में हिरासत में बिताए गए 3 साल को सजा का हिस्सा मानने से भी इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा सलेम का प्रत्यर्पण 2005 में हुआ है, जब सलेम की 25 साल की सजा पूरे होने पर सरकार इसकी रिहाई पर निर्णय लेगी। पीठ ने याचिकाकर्ताओं के अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्हें पुर्तगाल में हिरासत में लिया गया था क्योंकि ये एक अलग देश में एक अलग अपराध के संबंध में था और विचाराधीन मामले के संबंध में हिरासत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने 1993 बॉम्बे बम धमाकों के दोषी अबू सलेम द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि भारत और पुर्तगाल के बीच प्रत्यर्पण संधि की शर्तों के अनुसार उसके कारावास को 25 साल से अधिक नहीं किया जा सकता है। इसके बाद अबू सलेम का अक्टूबर 2030 के बाद जेल से रिहा होना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि पुर्तगाल को दिए अपने राजनयिक आश्वासन को केंद्र पूरा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आश्वासन के मुताबिक सलेम को 25 से अधिक सालों तक सलाखों के पीछे नहीं रखा जाएगा। 25 साल की सजा पूरी होने के बाद केंद्र राष्ट्रपति को सलेम की रिहाई की सलाह देंगे। भारत सरकार ने सलेम को भारत प्रत्यर्पित करते समय पुर्तगाल गणराज्य को ये आश्वासन दिया था कि उसकी सजा 25 साल से अधिक नहीं होगी। हालांकि कोर्ट ने याचिका रद्द करते हुए ये भी कहा कि सजा को कम करने के लिए विशेष कानून का पालन करने का कोई सवाल ही नहीं है। हम अपीलकर्ता से सहमत नहीं हैं। आपराधिक कानून विदेशी नियमों से प्रभावित नहीं हो सकता। अबू सलेम ने कोर्ट से 2027 में ही रिहाई की मांग की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और 2030 को जेल से रिहा करने का फैसला किया था। सलेम पुर्तगाल में 3 साल की सजा काट चुका है। भारत में 25 साल की सजा की अवधि 10 नवंबर 2030 को समाप्त होगी। सलेम ने दावा किया था कि टाडा अदालत के 2017 के फैसले ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जो कि संधि की शर्तों के खिलाफ था। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज के माध्यम से केंद्र सरकार ने याचिका का विरोध किया, जिन्होंने प्रस्तुत किया कि पासपोर्ट धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले के लिए सलेम द्वारा पुर्तगाल में एक विचाराधीन कैदी के रूप में 25 साल की कैद की गणना के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। दरअसल गैंगस्टर अबू सलेम की तरफ से कोर्ट के सामने 2 मांग रखी गई थी। पहला, जिसमें कहा गया था कि उसका प्रत्यर्पण का समय 2005 की जगह 2002 से माना जाए। दूसरा, उसको 2 मामलों में दी गई आजीवन कारावास की सजा को 25 साल तय किया जाए, क्योंकि भारत सरकार ने उसके प्रत्यर्पण के समय पुर्तगाल सरकार को आश्वासन दिया था कि उसे अधिकतम 25 साल की सजा दी जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सलेम की दलील नकारी कि उसको पुर्तगाल में जब हिरासत में लिया गया तब से 25 साल गिना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सलेम को 12 अक्टूबर 2005 को भारत लाया गया था। 25 साल की सजा तभी से शुरू होगी। अबू सलेम ने सन 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट का दोषी और गैंगस्टर है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं पंजाब राज्य ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पुलिस पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में कथित गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई द्वारा विदेश में एक आरोपी के साथ साजिश की जांच करना चाहती है। पंजाब राज्य की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने ये दलील लॉरेंस बिश्नोई के पिता की याचिका में दी, जिसमें दिल्ली की एक अदालत द्वारा उनके बेटे को मूसेवाला हत्याकांड मामले में पंजाब की मनसा कोर्ट में पेश करने की ट्रांजिट रिमांड आदेश को चुनौती दी गई थी। इस मामले को जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस ए.एस. ओका की बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। मामले को बहुत गंभीर बताते हुए पंजाब राज्य के सीनियर एडवोकेट ए.एम. सिंघवी ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। उन्होंने ये भी कहा कि बिश्नोई 57 एफआईआर का सामना कर रहा है और उन्हें 100 पुलिसकर्मियों और वीडियोग्राफी के साथ मानसा ले जाया गया। वकील ने कहा, हम उस साजिश की जांच करना चाहते हैं जहां वो शूटर से संपर्क किया गया था जो विदेश में है। पीठ ने याचिका की सुनवाई अगले सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। याचिका में तर्क दिया गया था कि 15 जून 2022 को मानसा में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश, जिसके द्वारा बिश्नोई को 7 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया था, वो पूरी तरह से अवैध था और गिरफ्तारी और हिरासत के सिद्धांतों का उल्लंघन था। ये भी प्रस्तुत किया गया कि उनके बेटे को गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया गया था। गिरफ्तारी का एक मेमो नहीं निकाला गया था। बिश्नोई के रिश्तेदारों को उसे गिरफ्तार करने के संबंध में सूचित नहीं किया गया था। लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर जो है गलत तरीके से उसको जो है पंजाब पुलिस गलत तरीके से ट्रांजिट रिमांड के ऊपर मानसा लेके गई है। उसको अलग अलग मुकदमों के अंदर, कभी अमृतसर कभी होशियारपुर के अंदर पीसी रिमांड पर जो है नाजायज रूप से लिया जा रहा है और जो अलग अलग शहरों के ऊपर गलत तरीके से प्रोडक्शन ट्रांजिट वारंट पे उसको ले जाया जा रहा है। उसकी जान को खतरा है। तो हमारी पिटीशन की सारी सुनवाई करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है हमारे मैटर को नेक्स्ट मंडे के लिए फिक्स कर दिया है। इन द मीनवाइल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमें डायरेक्शन दी है कि आप अपनी रिट पिटीशन की कॉपी और साथ में जो अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं वो पंजाब पुलिस को सप्लाई कर दें। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को
ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा धार्मिक समूह के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के अपराध में दर्ज एक मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत जुबैर की ओर से दायर जमानत याचिका पर 13 जुलाई को सुनवाई करेगी। मोहम्मदी सेशंस कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन्हें सीतापुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। उसके खिलाफ एफआईआर में धारा 153B, 505(1), 505(2) जोड़ी गई है। जुबैर दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले में 4 जुलाई से न्यायिक हिरासत में है, जिसने उस पर धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए मामला दर्ज किया। ये मामला 2018 में उनके द्वारा किए गए एक ट्वीट पर आधारित था। इससे पहले मोहम्मद जुबैर पर दिल्ली पुलिस ने 3 नई धाराएं भी लगाई। वहीं जुबैर के वकील ने फिर से जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। दिल्ली पुलिस ने मामले में 3 नई धाराएं, भारतीय दंड संहिता की धारा 201 नष्ट करने के लिए फोन फॉर्मेट करना और ट्वीट डिलीट करना, धारा 120B आपराधिक साजिश के तहत और एफआईआर के 35 धारा जोड़ी है। पुलिस ने जुबैर पर विदेशी चंदा लेने का भी आरोप लगाया। इसके बाद उन्हें धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में सीतापुर पुलिस ने मामला दर्ज किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 8 जुलाई को अंतरिम जमानत भी दी थी। दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर द्वारा साजिश और सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया और कहा कि आरोपी को विदेशों से चंदा मिला था। विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010 की धारा 35 को एफआईआर में जोड़ा गया। सोशल मीडिया विश्लेषण के दौरान ये देखा गया कि मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी की बात समर्थन करने वाले ट्विटर हैंडल पाकिस्तान और ज्यादातर मध्य पूर्वी देशों जैसे संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत से थे। भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा। सीबीआई की विशेष अदालत ने अनिल देशमुख की डिफॉल्ट जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इसके अलावा देशमुख के सहयोगी कुंदन शिंदे और संजीव पलारे की डिफॉल्ट जमानत याचिका को भी कोर्ट ने खारिज किया। अनिल देशमुख ने 8 जून को डिफॉल्ट जमानत याचिका दाखिल की थी। उन्होंने कहा था कि सीबीआई ने मामले में अपूर्ण चार्जशीट दायर की। अनिल देशमुख के वकील ने कहा कि बिना जांच किए केवल 59 पृष्ठों की चार्जशीट दायर कर अभियोजन एजेंसी अनिश्चित वैधानिक अधीन को अधिकार नहीं कर सकती। ये धारा 173 के उल्लंघन का मामला है, इसलिए आवेदक को देशमुख को डिफॉल्ट जमानत देनी चाहिए। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 153(1) मामले में जांच पूरी होने पर एक पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से संबंधित है। एफआईआर का समर्थन बॉम्बे एचसी के आदेश द्वारा किया गया था, जिसमें एजेंसी को रुपए की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया गया था। देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ भ्रष्टाचार के आरोप, जो कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने 20 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में लगाए थे। गौरतलब हो कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने पिछले साल मार्च में आरोप लगाया था कि देशमुख, जो उस समय राज्य के गृह मंत्री थे, पुलिस अधिकारियों को शहर के रेस्तरां और बार के प्रति महीने में 100 करोड़ रुपए देने का लक्ष्य दिया गया था। देशमुख ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिए जाने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं दिल्ली की एक अदालत ने फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई को हिंदू देवी काली को सिगरेट पीते हुए चित्रित करने से रोकने के लिए एक मुकदमे पर समन और निषेधाज्ञा का नोटिस जारी किया है। 30 हजारी अदालत के न्यायाधीश अभिषेक कुमार ने कहा कि प्रतिवादियों को उनके खिलाफ कोई आदेश पारित करने से पहले सुनवाई की जरूरत है और इसलिए मामले को 6 अगस्त को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। एडवोकेट राजगौरव के मणिमेकलाई के खिलाफ एक मामला दायर किया गया था, जिसमें तर्क दिया गया था कि उनकी आगामी फिल्म में उन्होंने हिंदू देवी को बहुत ही अनचाहे तरीके से चित्रित किया है और फिल्म के पोस्टर और प्रचार वीडियो में उन्हें सिगरेट पीते हुए भी दिखाया गया। बाद ने तर्क दिया कि ये न केवल आम हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, बल्कि नैतिकता और शालीनता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ भी है। गौरव ने कहा कि कथित पोस्टर को मणिमेकलाई ने अपने ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया था। वहीं लीना मणिमेकलाई और 10 अन्यों के खिलाफ हरिद्वार स्थित एक संगठन ने एक और प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि फिल्म में देवी काली के संबंध में उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है। सोशल मीडिया पर आलोचनाएं मिलने के बाद मणिमेकलाई ने पोस्टर और कहानी को सही ठहराते हुए एक बयान जारी किया। निर्देशक ने कहा कि फिल्म उन घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है जो एक शाम होती है जब काली प्रकट होती है और टोरंटो की सड़कों पर टहलती है। यदि आप तस्वीर देखते हैं तो #अरेस्ट लीना मणिमेकलाई ना लगाएं और #LoveYouLeena लगाएं। चलिए, इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
India Legal presents Courts Roundup.